चैप्टर 26। ऐसा लगता है कि पुरुष तस्वीरें नहीं ले सकते। जब सूमो लैंड सिटी लौटी तो सड़क विक्रेताओं ने पहले ही अपनी दुकानें लगा ली थीं। सूमो का पेट भूख से गड़गड़ा रहा था, उसे बहुत भूख लग रही थी। तभी सड़क के किनारे एक नूडल्स की दुकान थी और सूमो ने तुरंत वू यंग को अपने साथ खींच लिया। वू यंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो वापस जाने से पहले एक कटोरा नूडल्स खा लें। वू यंग ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह सीधे नूडल्स की दुकान की ओर चल दिया। दोनों ने बीफ नूडल्स के 2 कटोरे ऑर्डर किए और किनारे लकड़ी के स्टूल पर बैठ गए। सूमो ने मेज पर अपनी बाहें फैला दी, अपनी ठुड्डी अपने हाथों में ले ली और सड़कों पर हलचल भरी भीड़ को देख रही थी जिसने अचानक उसे अपनी मूल दुनिया की याद दिला दी। वह सोच रही थी कि क्या उसके माता पिता बहुत चिंतित होंगे क्योंकि वह अपनी मूल दुनिया से बिना किसी निशान के गायब हो गई है। आह! सूमो ने अनजाने में एक आह भरी। वू यंग ने उसकी ओर देखा, सोच रही थी कि वह किस बारे में आहें भर रही थी। तभी मालिक उनके नूडल्स ले आया। कृपया धीरे धीरे अपने भोजन का आनंद लें। वू यंग ने एक कटोरा उसकी ओर सरका दिया। यहाँ आपके नूडल्स हैं। ओह! तभी सूमो अपने होश में लौट आए और उसने अपने सामने नूडल्स को देखा। उसे पता चला कि सूप हल्का था और नूडल्स कम थे। उसकी भूख अचानक पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसने एक दो कौर उठाया लेकिन वो वास्तव में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। इसमें थोड़ा नमकीन होने के अलावा और कोई स्वाद नहीं था। क्या उनके यहाँ मिर्चें नहीं हैं? उसे अचानक याद आया कि जब उन्होंने पहले उस रेस्तरां में खाना खाया था, तो ऐसा लगा कि वहाँ मिर्च भी नहीं थी। मालिक, सूमो ने पुकारा, क्या आपके यहाँ मिर्चें हैं? मिर्च मिर्च, वह क्या है? युवा महिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे भूल जाओ, यह कुछ भी नहीं है। तुम अपना काम जारी रखो। सूमो को समझ नहीं आया कि कैसे समझा जाए और वो केवल मामले को छोड़ सकती थी। उसने नूडल्स में बीफ के कुछ टुकड़े खा लिए लेकिन नूडल्स को अछूता छोड़ दिया। स्वादिष्ट नहीं, वू यंग की धीमी आवाज आई। सूमो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। यह मेरी रुचि के अनुरूप नहीं है। फिर आप क्या खाना पसंद करेंगे? सूमो ने लापरवाही से कहा, मैं जहां से हूं वहां की चीजें खाना पसंद करता हूं। हॉटपॉट, ग्रिल्ड स्क्यूअर्स, बड़ी प्लेट चिकन, पर्ल मिल्क चाय, इंस्टेंट नूडल्स। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। वू यंग ने भौहें चढ़ा दी। उसने इनमें से किसी भी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वैसे भी आप लोगों के पास वे यहाँ नहीं हैं। सूमो ने जोड़ा, वह मिर्च जिसका आपने अभी उल्लेख किया, वह क्या है? वू यंग ने पूछा। सूमो ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालने और वू यंग के बगल में रखने से पहले कुछ देर सोचा। उसने अपना फोटो एल्बम पलटा और उसे एक फोटो मिली जो उसने तब ली थी जब वह एक फार्म रिजॉर्ट में गई थी। देखो, यह यही है। क्या तुम लोगों के पास यह यहाँ नहीं है? फोटो में सूमो को मिर्च के खेत में पोज देते हुए दिखाया गया है। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप्ड टॉप पहना हुआ था, उसका बॉक्सम फिगर बेहद सेक्सी लग रहा था। अपनी इस फोटो को देखकर वो यंग अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके कान लाल हो गए। उसने कुछ असहजता से अपनी निगाहें घुमाईं। क्या, यह क्या चीज है? यह एक मोबाइल फोन है। आप इसमें कुछ भी वास्तविक रूप से कैद कर सकते हैं। सूमो ने उसकी एक साइड प्रोफाइल तस्वीर ली और उसे दिखाया। यह देखा, यह बिल्कुल आपके जैसा दिखता है ना? उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या वह सचमुच इतना असंस्कृत एवं अज्ञानी था? वू यंग की आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया देखकर सूमो को न हंसने की बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल फोन जैसी बुनियादी चीज किसी को भी इन प्राचीन लोगों की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगी। सूमो के मन में एक विचार आया और वह अचानक वू यंग के करीब चली गई और अपने फोन से उनकी कुछ सेल्फी खींच ली। जैसे ही वू यंग ने तस्वीरों में सूमो की मुस्कुराहट को देखा, उसके दिल में कुछ हलचल मच गई। अरे, तुम अब भी इतने सख्त क्यों दिखते हो? सूमो ने शिकायत की। क्या इस आधुनिक दुनिया में यह सचमुच सच है कि लोग फोटो के लिए मुस्कुराना भी नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चलो मुझे मुस्कुराओ, देखो मैं कितनी खुशी से मुस्कुरा रहा हूँ।
अपना हाथ इस तरह रखो और मेरे जैसा ही पोज करो। सूमो ने शांति का संकेत बनाते हुए अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया। आह, क्या यह इतना प्यारा नहीं है? वू यंग, मुस्कुराओ, मेरे लिए मुस्कुराओ, ठीक है। वू यंग मुस्कुरा नहीं सकी। किसी कारण से उसने सोचा कि यह कार्रवाई वास्तव में मूर्खतापूर्ण थी। अगर तुम सच में मुस्कुरा नहीं सकते तो बस बैंगन कहो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उफ, कितना क्रोधित करने वाला। इसे भूल जाओ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सूमो ने अपना फोन रखते हुए गुस्से में कहा। यह देखकर कि वह गुस्से में थी, वू यंग को काफी बुरा लगा। उन्होंने शांति चिन्ह मुद्रा बनाए रखी और फिर से प्रयास किया। अभी जो आपने मुझे दिखाया उससे मुझे वास्तव में पता चला कि वह क्या है। यह मिर्च है, एक सजावटी पौधा जिसे लोग उगाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, सूमो फिर से उसके शब्दों से विचलित हो गई और उसने संदेह से उसकी ओर देखा। सिर्फ सजावट के लिए तुम लोग इसे नहीं खाते? वू यंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम इसे नहीं खाते। यह चीज खाई जा सकती है। बेशक इसे खाया जा सकता है। यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है। सूमो के दिमाग में अचानक एक विचार आया। यदि वह यहाँ एक रेस्तरां खोलती और मिर्च का उपयोग करती, तो क्या यह बहुत लोकप्रिय नहीं हो जाता? आखिरकार जियो हान का खाना पकाने का कौशल प्रथम श्रेणी का है। क्या तब वे इसे समृद्ध नहीं समझेंगे? सूमो ने खुशी से ताली बजाई। हाँ, ऐसा लगता है कि उसका दिमाग आखिरकार अद्भुत काम करता है। क्या आप वास्तव में ऐसे आकर्षक व्यावसायिक अवसर के बारे में सोच पाएंगे? उसकी अचानक मुस्कुराहट देखकर वू यंग को अभी भी समझ नहीं आया। क्या सभी महिलाओं के मूड में इतने बड़े बदलाव होते हैं? बिल निपटाने के बाद दोनों वापस बाई निवास की ओर जाने वाले थे, तभी उन्हें अचानक कुछ ही दूरी पर भीड़ दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। सूमो ने अक्सर टीवी पर प्राचीन नाटकों के दृश्य देखे थे जिनमें सड़क पर रहने वाले कलाकारों को आजीविका कमाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। यह समझकर कि यहाँ भी ऐसी ही स्थिति है, उसने जिज्ञासावश स्वयं को घेरे में समेट लिया। इतनी खूबसूरत महिला, आप बाई निवास पर क्यों रह रही हैं? बूढ़ी मास्टरबाई मर गईं, क्या वहाँ रहना अशुभ नहीं है? आप अतिथि के रूप में हमारे लिए परिवार में क्यों नहीं आते? हम निश्चित रूप से आपका हार्दिक आतिथ्य सत्कार करेंगे और आपके साथ शालीनता से व्यवहार करेंगे। ली वेंगसुआन ने घृणित ढंग से कहा। जियो हान और यी ने जिया मियाओ मियाओ को अपने पीछे ढाल लिया। कैसी चीज हो तुम? क्या तुम लोगों के घर में रिसाव रोकने के लिए दर्पण या शौचालय नहीं है? मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छा लंबा पेशाब लें और देखें कि आप क्या पैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ स्व हकदार मैल मौजूद हैं, चाहे युग कोई भी हो। आपके छोटे मस्तिष्क का विकास कैसा चल रहा है ना? जियो हान ने ली वेंगसुआन पर जमकर हमला बोला, जिससे वह जवाब देने के तरीके को लेकर अवाक रह गए। हालांकि ये जियो हान के अधिकांश शापों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि यह काफी संतोषजनक लग रहा है। जियो हान और जिया मियाओ मियाओ सर्जिकल चाकू के उस सेट को पुनः प्राप्त करने के लिए आज बाहर थे। फैंग क्विंग को चोटें लगी थी, इसलिए केवल ही उनके साथ थे, जबकि सांगली बाई निवास पर सूमो की वापसी की खबर का इंतजार कर रहे थे। जब उनमें से कुछ ने चाकू इकट्ठा किए और सड़कों पर चल रहे थे, तो उनका सामना ली वेंगसुआन से हुआ। ली वेनेक्सुआन ने पहली नजर में जिया मियाओ मियाओ को देख लिया और उसे सीधे परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे टटोलना भी शुरू कर दिया क्योंकि जिया मियाओ मियाओ घबरा गई और जल्दी से जियो हान और यी के पीछे छिप गई। मास्टर ली, ये दोनों महिलाएं बाई परिवार की सम्मानित अतिथि हैं। मैं आपसे अपने आप को संयमित करने का आग्रह करता हूँ। यी ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सख्ती से कहा। हम्फ, ली वेंगसुआन ने एक ठंडा उपहास दिया। अब जब बूढ़ी मास्टर बाई मर गई है, तो आपके बाई परिवार का क्या उपयोग है? यदि मैं आपका व्यवसाय छीनना चाहता, तो मैं ऐसा कभी भी आसानी से कर सकता था। यदि मैं तुम्हारी स्त्रियों को छीनना चाहता, तो मैं ऐसा कभी भी आसानी से कर सकता था। युवा महिला, आप पर नजर रखना आपका आशीर्वाद है। हमारा ली परिवार वर्तमान में पूरे लैंड शहर में सबसे अमीर है।
अधिकारियों को भी मुझे कुछ रियायत देनी होगी। ग्रिनिथ, आप न केवल बाई परिवार की मिस बाई यूनिक्सन के साथ सोए, बल्कि आप अभी भी बाई परिवार के बारे में इस तरह से बोलने की हिम्मत करते हैं। कितना पाखंडी बदमाश है। बिल्कुल भी शर्म नहीं। सिया मियाओ मियाओ ने जल्दी से जियो हान की आस्तीन खींची, जिससे उसे पता चला कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इससे पहले एल्डर सिस्टर सांग ने उनसे कहा था कि फिलहाल ली वेनेक्सुआन के साथ बाई यूनिक्सन के निजी मामलों के बारे में बात न फैलाएं। आपने अभी क्या कहा? ली वेंगसुआन की आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। अचानक उसके मन में एक विचार आया। तो आप महिलाएं उन दो महिला हत्यारों के साथ मिली हुई हैं। पुरुषों, उन्हें पकड़ो और ली निवास में ले आओ। जैसे ही दर्शकों की भीड़ अपने आप पीछे हट गई, ली वेनेक्सुआन के अनुरक्षक आगे बढ़ गए। जियो हान और जिया मियाओ मियाओ को मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। केवल ये को ही थोड़ी बहुत मुक्केबाजी आती थी, लेकिन जल्द ही वह ली परिवार के गार्डों से अभिभूत हो गया। जियो हान ने एक सर्जिकल चाकू निकाला और उन पर तान दिया। तुम्हें करीब आने की हिम्मत मत करो। यह देखकर कि उनमें कोई कौशल नहीं है, ली वेंगसुआन ने अपनी आंखों से अपने गार्डों को संकेत दिया। एक गार्ड आगे बढ़ा और दोनों महिलाओं को पकड़ने से पहले सर्जिकल चाकू को जियो हान की पकड़ से बाहर कर दिया। हमें रिहा करो, पाखंडी। खुलेआम दिनदहाड़े निर्दोष युवतियों का अपहरण, क्या कोई शाही कानून नहीं बचा है? ली वेंगसुआन हंसते हुए आगे बढ़े। शाही कानून? मेरा ली परिवार लैनचेंग में शाही कानून है। वह जिया मियाओ मियाओ के चेहरे को छूने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन जिया मियाओ मियाओ ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया और खून निकाल दिया। जैसे ही जिया मियाओ मियाओ ने उसकी ओर देखा तो उसकी नम आंखें गुस्से से चमक उठीं। हालांकि ली वेंगसुआन के लिए इसने उसे और अधिक लुभाने का काम किया। जैसे ही ली वेंगसुआन ने अपना हाथ पीछे खींचा, उसके होठों पर एक बेचैन कर देने वाली मुस्कान घूम गई। अभी भी एक भयंकर छोटी जंगली बिल्ली। लेकिन मैं विशेष रूप से इन धर्मी युवतियों को बेहद पसंद करता हूँ जो पूरी तरह पवित्रता से काम करती हैं। ली वेंगसुआन, उन्हें रिहा करो। यी ने निरर्थक संघर्ष किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने मियाओ मियाओ के एक भी बाल को छूने की हिम्मत की और मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो हान ने दृढ़तापूर्वक अपना प्रतिरोध जारी रखा। उन्हें दूर ले आओ। ली वेंगसुआन अभी मुड़ा ही था कि भीड़ में से एक कोड़ा निकला, जो सांप की तरह तेज था और सीधे उसके चेहरे की ओर आया। ली वेंगसुआन डर के मारे कई कदम पीछे कूद गया। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए एक गार्ड को खींच लिया। कोड़ा उस गार्ड की पीठ पर लगा, जिससे उसके कपड़े फट गए और खून बहने लगा। ली वेंगसुआन, मेरे साथ ली परिवार में आना कैसा रहेगा? मैं काफी अच्छी दिखती हूँ, नहीं? सूमो मुस्कुराए, अपनी उंगली के चारों ओर बालों का एक गुच्छा घुमाते हुए एक आकर्षक आकर्षण पैदा कर रही थी। मोमो, बहन सूमो को देखकर तीनों खुशी से चिल्ला उठे। सूमो आगे बढ़ा, चाबुक फटकारते हुए ली परिवार के गार्डों को पीछे धकेल दिया। अंतिम चाबुक ली वेंगसुआन के क्रोच की ओर बढ़ा। भयभीत होकर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। चाबुक उसकी पैंट से थोड़ा सा हट गया, जिससे नीचे पत्थर पर एक सफेद निशान बन गया। ली वेंगसुआन इतना भयभीत हो गया था कि उसने खुद को लगभग गीला कर लिया था, अपने क्रोच को घूर रहा था, प्रतिक्रिया करने के लिए भी हैरान था। सूमो ने अपना चाबुक वापस ले लिया और ठंडे स्वर में कहा, जाओ। यदि आंटी सचमुच तुम्हें अपंग कर देती है और तुम कभी भी ली वंशावली को जारी नहीं रख सकते, तो मुझे दोष मत दो। ली वेंगसुआन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इधर उधर भाग गया, और सूमो को धमकी देना नहीं भूला। बस तुम रुको, वंश। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बेवकूफ कमीने, सूमो बड़बड़ाया। मोमो, बहन जियो हान, जिया मियाओ मियाओ और ये दौड़ते हुए आए। आप सब ठीक हैं? सूमो ने पूछा। मोमो, जिया मियाओ मियाओ ने सूंघते हुए अपनी बाहें सूमो के चारों ओर फेंक दी। भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। हम मौत से डर गए थे। जियो हान ने भी राहत की सांस ली। जैसा मैंने कहा, मोमो असाधारण रूप से कुशल हैं। बेशक वह ठीक हो जाएगी।
स्वाभाविक रूप से। सूमो के अच्छे भाग्य के साथ मेरे साथ कुछ कैसे हो सकता है? सूमो ने हंसते हुए जिया मियाओ मियाओ को ऊपर उठाया। ओह, रोना बंद करो। जब ली वेंगसुआन अभी तुम्हें धमका रहा था तो क्या तुम चिल्ला नहीं रहे थे? अध्याय 27। क्या वास्तव में छायाविहीनता में कोई समस्या है? जिया मियाओ मियाओ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेशक मैं खुश हूँ, मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित थी। सूमो ने अपना सिर सहलाया और कहा, वहाँ, मैं ठीक हूँ, है ना? सिस्टर सू, मुझे क्षमा करें। यी ने अपराध बोध से कहा, उसका सिर आत्मग्लानि से नीचे झुक गया। क्या बात है? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? सूमो से पूछा। मैं तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की रक्षा नहीं कर सका। यी ने खुद को दोषी ठहराया, मेरे मार्शल आर्ट कौशल बहुत खराब हैं। हर कोई मार्शल आर्ट मास्टर बनने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत बहादुर थे। ये सिर झुकाए चुप रहा। सूमो ने अपना सिर थपथपाया और हंसते हुए कहा, अभी मैंने सुना कि आप मुझे सिस्टर सू कहते हैं, यह क्या है? क्या तुम आखिरकार मुझे बहन कहने को तैयार हो? लेकिन सांगली खुश नहीं थे। उसने सूमो की ओर गंभीरता से देखा और कहा, मोमो, तुम्हें चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष मत दो, वो यंग में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है और अंततः हमें वापस जाना होगा। आया सिस्टरली, मुझे पता है, समय आने पर हम इससे निपट लेंगे। अभी तो चलो वर्तमान का आनंद लें। नहीं, इतनी आगे की चिंता करना थका देने वाला है। ऐसा नहीं है। मुझे चिंता है कि अंततः तुम्हें उससे चोट लग जाएगी। सांगली ने शुरुआत की लेकिन सूमो ने उसकी बात काट दी। ठीक है, सिस्टर ली, मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। सूमो बिस्तर पर जाकर लेट गई। सांगली ने आह भरी। जियो हान और जिया मियाओ मियाओ ने अपने बीच तनाव को देखते हुए नजरें बदल लीं। जिया मियाओ मियाओ ने तुरंत सांगली को एक तरफ खींच लिया। सिस्टर ली, आप जानती हैं कि सूमो हमेशा से ऐसी ही रही हैं। ज्यादा चिंता मत करो। कौन जानता है, वू यंग भी सूमो के प्यार में पड़ गई होगी। सांगली ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर सचमुच ऐसा है, तो यह और भी अधिक परेशानी वाली बात है। जियो हान और जिया मियाओ मियाओ ने एक और लुक साझा किया लेकिन कुछ नहीं कहा। अजीब माहौल को भांपते हुए जियो हान ने तुरंत कहा, मैं फैंग किंग की जांच करने जा रहा हूं और देखूंगा कि उसकी चोटें कैसी हैं। कमरे से तेजी से बाहर निकलने के बाद जिया मियाओ मियाओ ने विषय बदलने के लिए सांगली का हाथ पकड़ लिया। सिस्टर ली, क्या आपको लगता है कि सौतेली माँ बाई ने बूढ़ी मास्टर बाई को मार डाला? सांगली ने दोबारा पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? कंधे की अंगूठी के सुराग के आधार पर ऐसा लगता है कि यह वही है। और बूढ़ी मास्टर बाई में 1 साल पहले जहर के लक्षण दिखने शुरू हुए थे, जबकि उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। समय संदिग्ध लगता है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। अब फार्मेसी मालिक की मृत्यु हो गई है जबकि कल सौतेली माँ बाई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे संदेह है कि उसके कुछ साथी हैं। बाई परिवार में इतने तलवार चलाने वाले नहीं हैं। सांगली ने अपनी कनपटी को रगड़ा। मियाओ मियाओ, चलो सौतेली माँ बाई की निजी नौकरानी को खोजें। ठीक है। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात सौतेली माँ बाई की नौकरानी क्यूजू से हुई। वह सौतेली माँ बाई के पास लाने के लिए दवा का कटोरा पकड़े हुए थी। सांगली और जिया मियाओ मियाओ को देखकर क्यूजू मित्रवत नहीं थी क्योंकि वे कल रात उसकी मालकिन के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं थे। लड़की, क्या यह सौतेली माँ बाई के लिए है? हम्फ, यह आपका कौन सा व्यवसाय है? अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यूजू सामंजस्य बिठाने से बहुत दूर थी। हमें कोई मतलब नहीं है। हम आपसे बस कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सांगली ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? सांगली को कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपनी आस्तीन से एक खूबसूरत हेयर एक्सेसरी निकाली। लड़की, हमारे पास बस कुछ सरल प्रश्न हैं। उन्हें सच्चाई से उत्तर दो और यह आभूषण तुम्हारा हो जाएगा। हेयरपिन को देखकर क्यूजू की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। यह सब सांगली द्वारा देखा गया। क्या क्या आप जानना चाहते हैं?
हम पूछना चाहते हैं कि बाई परिवार में शादी के बाद से सौतेली माँ बाई किसके साथ विशेष रूप से घनिष्ठ रही है? क्यों? बिल्कुल पुराने मास्टर, बूढ़ी मास्टर बाई के अलावा क्या वह किसी नौकर के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ रही है? क्यू ने सिर हिलाने से पहले विचार किया। अपनी निजी नौकरानी के रूप में मेरे अलावा वह शायद ही किसी और के साथ बातचीत करती है। वह बाहर भी कम ही जाती है। वह भले ही शांत स्वभाव की हो लेकिन वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। मैं देखता हूँ। तो फिर कल का क्या हुआ? क्या वह कल किसी नौकर से मिली थी? कल? मुझे ऐसा नहीं लगता। पिछले दिनों मेरी मालकिन बूढ़ी मास्टर बाई की निगरानी कर रही थी। रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं। वो कल ही पीछे के बगीचे में आराम करने गई थी। क्या आप उस पूरे समय उसके साथ थे जब वो बगीचे में थी? बेशक, आप एक क्षण के लिए भी नहीं निकले। क्यू ने कुछ याद करने से पहले सोचा। आह रुको, जब मेरी मालकिन कल बगीचे में आराम कर रही थी, तो उसका रुमाल तालाब में गिर गया। मैंने इसे पुनः प्राप्त करने में सहायता ढूंढना छोड़ दिया। जब मैं लौटा तो मेरी मालकिन उस नकाबपोश तलवारबाज को धन्यवाद दे रही थी जो उसके रुमाल को बाहर निकालने के लिए आपके साथ आवास पर आया था। शांत आदमी जो हमेशा मुखौटा पहनता है। सांगली और जिया मियाओ मियाओ ने एक दूसरे को जानने का आदान प्रदान किया। सांगली ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसके हाथ में हेयरपिन देते हुए कहा, धन्यवाद। क्यू ने खुशी से हेयरपिन स्वीकार कर लिया और उसका स्वर कुछ हद तक सुधर गया। तो फिर मैं पहले जाऊंगी। क्यू के जाने के बाद जिया मियाओ मियाओ ने पूछा, सिस्टर ली, क्या आपको डर नहीं लगता कि वो और थर्ड आंटी उससे सीधे तौर पर पूछकर मिलीभगत कर रहे हैं? अगर थर्ड आंटी होशियार होती तो वह अपनी निजी नौकरानी का उपयोग नहीं करती जो हमेशा उसके साथ रहती है। इसे उजागर करना बहुत आसान होगा। मैंने कल बाई युनहान से इसके बारे में पूछा। क्यू लंबे समय से बाई परिवार में हैं, थर्ड आंटी के आने से पहले भी। इसके अलावा वह अभी मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, मैं बता सकता हूँ। फिर क्या वो यंग के साथ सचमुच कुछ गड़बड़ है? सांगली ने एक पल के लिए रुकते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में वू यंग के बारे में मेरी टिप्पणियों के आधार पर मुझे नहीं लगता कि वह थर्ड आंटी को रुमाल उठाने में मदद करेगा। इसके अलावा वू यंग एक तलवार का उपयोग करता है जो कल रात जब वह बाहर गया था तो जो हुआ उससे मेल खाता है। क्या हमें सूमो को इस बारे में बताना चाहिए? आइए अभी उसे न बताएं। वो इस समय प्यार में पागल है। मुझे डर है कि अगर हम उसे बताएंगे तो वह उन्हें सचेत कर देगी। आह, सिया मियाओ मियाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह मामला और अधिक उलझता जा रहा है। यदि वो यंग वास्तव में शामिल है, तो क्या आपको लगता है कि उनके पास बड़ी साजिशें हैं? उन्होंने मास्टर बाई को मार डाला फिर भी वे बाई परिवार में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुए हैं। कुछ देर चर्चा करने के बाद वे दोनों अतिथि प्रांगण में लौट आए। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुए, उन्होंने सुमो को किसी चीज का कटोरा पकड़े हुए देखा। वह मुस्कुराते हुए वो यंग के सामने खड़ी थी। क्या तुम मेरे लिए यह ढूंढने गए थे? सुमो ने वो यंग पर अपनी भौहें उठाईं। क्या आप आश्वस्त हैं कि यह खाने योग्य है? वो यंग हैरान लग रहा था। जब उसे वे मिले तो उसने उनमें से एक को उठाया और एक छोटा सा काट लिया। वैसे भी वह जहर से नहीं डरता था क्योंकि वह सभी जहरों से प्रतिरक्षित था। लेकिन अभी उसने इसे कुछ ही बार चबाया था कि उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जीभ और मुंह अब उसके नहीं रहे। यह जहर दिए जाने से भी अधिक असहनीय था। उसे वास्तव में यह चीज खाना पसंद था। बेशक यह खाने योग्य है और बहुत स्वादिष्ट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिस सू, आपका स्वाद बहुत अनोखा है। यह चीज सबसे भयानक चीज है जो मैंने कभी खाई है। फफ। सुमो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे मत बताओ कि तुमने इसे अभी उठाया और कच्चा ही खा लिया। C28, उपहार और मिर्च कौन देता है? वो यंग अभी भी थोड़ा हैरान था। क्या आप इसे इसी तरह नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं, सुमो ने हंसते हुए कहा, मैंने देखा है कि हालांकि आप ऊपर से थोड़े ठंडे लगते हैं,
कभी कभी आप काफी मूर्ख भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यह पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सांग ली और जिया मियाओ मियाओ ने सूमो की बेकार उपस्थिति को देखा और एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों आंगन के दरवाजे से अंदर चले आए। मोमो, तुम क्या पकड़ रहे हो? सिया मियाओ मियाओ ने अपने हाथ में गमले में लगे पौधे को देखा और हैरान होकर बोली, मिर्च। हाँ, मैंने पाया कि यहाँ के लोग मिर्च नहीं खाते, कई चीजें तो इतनी फीकी होती हैं। सूमो ने कुछ उत्साह से कहा, सिस्टर ली, मियाओ मियाओ, हम यहाँ एक रेस्तरां क्यों नहीं खोलते? हॉट पॉट और स्क्यूअर्स बहुत स्वादिष्ट हैं। आप लोग पहले बातचीत करें, मैं पहले जाऊंगा। उसके बगल में वू यंग अपने कमरे में वापस जाने वाला था। सूमो ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, वू यंग, आपके उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे यह वास्तव में पसंद आया। वू यंग ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, फिर कमरे में वापस चला गया। सांगली ने वू यंग की पीठ की ओर देखा, उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। आह, मैंने अभी इसका उल्लेख किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में इसे ढूंढ लेगा। सूमो ने मिर्च का एक बर्तन गले लगाया और मूर्खतापूर्वक मुस्कुराई। उसे इस तरह देखकर सांगली यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मिर्च के एक बर्तन ने तुम्हें खरीद लिया। मोमो, तुमने किसी से इतना कम कब पूछा है? यह सही है, उपहार के रूप में मिर्च कौन देता है? सिया मियाओ मियाओ ने यह भी कहा, मोमो, वे सुंदर लोग जिन्होंने पहले तुम्हारा पीछा किया था, उन सभी ने सोने की अंगूठियां, सोने के हार, एलवी, हरमीस दिए। यह बिल्कुल अलग है, सूमो ने जवाब दिया। सांगली ने जिया मियाओ मियाओ की खिंचाई की, असहाय होकर कहा, इसे भूल जाओ, अब उससे इन चीजों के बारे में बात मत करो, वो बस नहीं सुनेगी। सांगली ने जिया मियाओ मियाओ को कमरे में खींच लिया। सूमो को कोई परवाह नहीं थी, मिर्च के बर्तन को गले लगाते हुए उसने इसके लिए जगह ढूंढने के लिए कमरे के चारों ओर काफी देर तक देखा और अंत में इसे खिड़की पर रख दिया। वो उसे पानी देती रही और पंखा झलती रही, जिससे बाकी दोनों अपनी आंखें घुमाने लगीं। अगला दिन वह दिन था जब बूढ़ी मास्टर बाई को दफनाया गया था। यह मकबरा बाई परिवार की पिछली पहाड़ी पर बनाया गया था। बाई परिवार के लगभग सभी सदस्य अंतिम संस्कार में गए थे। चारों बहनें और वो यंग भी अंतिम संस्कार के जुलूस के साथ बाई परिवार की पिछली पहाड़ी तक गईं। सांगली का ध्यान हर समय तीसरी चाची पर था। उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। निश्चित रूप से, जब बूढ़ी मास्टर बाई को दफनाया गया, तो तीसरी चाची ताकत की कमी के कारण बेहोश हो गईं। लेडी बाई ने तुरंत गार्डों को उसे वापस बाई हाउस ले जाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि दूसरी चाची भी अपनी आंखें बगल में घुमाए बिना नहीं रह सकी और बुदबुदाने लगी, किसको देखने के लिए अभिनय करना। यह सिर्फ 2 दिनों तक बूढ़े मालिक की निगरानी करना था, जैसे कि इसने उनकी जान ले ली। लेडी सांगली ने आगे कदम बढ़ाया और लेडी बाई से कहा, आपको मदद के लिए यहाँ जनशक्ति की आवश्यकता है, आइए हम तीसरी चाची को बाई के घर वापस ले जाएं। लेडी बाई एक पल के लिए झिझकी, लेकिन क्या आप उसे ले जा सकते हैं? बेशक, वो केक का एक टुकड़ा है। सूमो आगे आई, उसने एक ही बार में तीसरी चाची को उठाया, लेडी, इसे हम पर छोड़ दो, हम तीसरी चाची को कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर मुझे तुम लड़कियों को परेशान करना पड़ेगा। सूमो ने तीसरी चाची को ले लिया और कई लोग एक साथ बाई के घर लौट आए। वू यंग ने बस उन पर नजर डाली और फिर अपनी आंखें हटा लीं। जब वे तीसरी चाची के शयन कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके कपड़े उतारो और देखो कि उसके कंधे पर जो घाव है वह चाकू से मारा गया है या किसी चीज से मारा गया है, सांगली ने कहा। सूमो ने तीसरी चाची के कंधे पर कपड़े उतार दिए। हालांकि कई दिन हो गए थे, घाव थोड़ा सड़ गया था और बहुत अनियमित था, आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे कि यह किस प्रकार का घाव था। उसने स्पष्ट रूप से मूल घाव को छुपाने के लिए फिर से ऐसा किया। वह काफी निर्दयी है, जियो हान ने कहा। सांगली अचानक मुस्कुराए और जानबूझकर कहा, जियो हान, क्या आप चिकित्सा कौशल में अच्छे नहीं हैं?
आप उस पर नजर क्यों नहीं डालते और देखते कि क्या चांदी की सुई के साथ एक्यूपंक्चर उसे जगा देगा? जियो हान ने समझा, मुझे कोशिश करने दीजिए, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने पहले चांदी की सुइयों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे डर है कि मैं पर्याप्त सटीक नहीं हो पाऊंगा और इससे समस्याएं पैदा होंगी। चिंता मत करो, बस प्रयास करो। जियो हान बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, एक चांदी की सुई निकाली और धीरे से उसे तीसरी चाची के सिर के ऊपर बहुई एक्यूपॉइंट में घुमा दिया। इससे पहले कि जियो हान इसे पूरी तरह से अंदर डाल सके, तीसरी चाची ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। ओह, पहले ही जाग गया। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। जियो हान ने जानबूझकर कहा। तुम लड़कियां क्या कर रही हो? तीसरी चाची ने उसके सिर को छुआ, चांदी की सुई महसूस की और तुरंत उसे बाहर खींच लिया। सांगली उसकी ओर थोड़ा मुस्कुराया। तीसरी चाची, आपको हमारे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। आप हत्यारे हैं जिसने बूढ़ी मास्टर बाई की हत्या की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी चाची ने कमजोर होकर अपना सिर नीचे कर लिया। समझ नहीं आया। मोमो, उसका हाथ तोड़ दो। ठीक है। सूमो ने बिस्तर पर कदम रखा, उसकी बांह पकड़ ली। तीसरी चाची, क्या आपने अपना मन बना लिया है? तीसरी चाची की आंखों में हत्या के इरादे की झलक चमक उठी। रजाई के नीचे हाथ रखकर उसने अपनी तर्जनी में अंगूठी घुमाई। सिर झुकाए होने के कारण कोई भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका। उसे कुछ न बोलते देख सूमो ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे की ओर खींच लिया। आह! तीसरी चाची चिल्लाई, तुम कौन हो? बाई परिवार में घुसने के बाद तुम क्या चाहते हो? तुमने बूढ़ी मास्टर बाई को क्यों मारा? सूमो ने पूछा। तीसरी चाची अब उतनी सज्जन और कमजोर व्यक्ति नहीं रही। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। हमें मार रहे हो, तुम में अभी भी वह क्षमता होनी चाहिए। सूमो का चाबुक चला। तीसरी चाची का सूमो से कोई मुकाबला नहीं था। कुछ राउंड के बाद सूमो ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकला। इतनी नाजुक, अगर बूढ़ी मास्टर बाई को जहर न दिया गया होता, तो मुझे डर है कि तुम बूढ़ी मास्टर बाई की प्रतिद्वंद्वी भी नहीं होती। कहो, क्या तुमने ही दवा की दुकान के मालिक को मारा था? तीसरी चाची ने सूमो की ओर देखा और अचानक यार्ड के प्रवेश द्वार से कई आकृतियों को चलते हुए देखा। उसने तुरंत लोहे के तार को पीछे खींच लिया और खून का एक और कौर बाहर थूक दिया। आप क्या कर रहे हो? आंगन के दरवाजे से लेडी बाई की आवाज आई। जब उन चारों ने पीछे मुड़कर लेडी बाई को देखा तो वे तुरंत दंग रह गए। सिया मियाओ मियाओ ने जल्दी से अपना फोन रख दिया। लेडी तीसरी चाची ने फिर से अपना सौम्य रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो लेडी बाई की ओर रेंगती हुई बोली, लेडी, वे मुझे मारना चाहते थे। बाई परिवार में घुसने के बाद उनका भला नहीं हुआ होगा। यह वे ही थे जिन्होंने बूढ़े मालिक को मार डाला था। जियो हान चौंक गया और बुदबुदाया, बिल्कुल नहीं, वो बस थोड़ी सी षड्यंत्रकारी है। लड़कियों, इसका क्या मतलब है? लेडी बाई का लहजा बहुत अच्छा नहीं था। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे बाई परिवार में हत्या करते हो। चलो, उन्हें सरकारी कार्यालय में ले जाओ। गार्डों का एक समूह आया और उन्हें ले गया। उन्हें ले जाते हुए देखने के बाद लेडी बाई ने तीसरी चाची की मदद की। तीसरी चाची, आपको कैसा लग रहा है? महिला तीसरी चाची चिल्लाई, सौभाग्य से आप समय पर वापस आ गईं, अन्यथा मैं बूढ़े मालिक के साथ अंडरवर्ल्ड में उसका साथ देने के लिए चली गई होती। उन पर विश्वास करना मेरी गलती थी। सौभाग्य से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जल्दी करो और डॉक्टर से तुम्हें देखने के लिए कहो। मोहतरमा धन्यवाद। चैप्टर 29, आई हेट टाइम ट्रैवल। मुझे समय यात्रा से नफरत है। जेल की कोठरी। चार लोग घास के ढेर पर बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। सिस्टर ली, क्या आपकी और बाई यूनहान की योजना हमें जेल की कोठरी में बंद करने की थी? सूमो पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अब जबकि बूढ़ी मास्टर बाई की मृत्यु एक तथ्य बन गई है, भले ही हम जानते हैं कि तीसरी चाची हत्यारी है, हम अभी भी नहीं जानते हैं कि बाई परिवार में रहने का उनका उद्देश्य क्या है।
बाई युनहान अपने उद्देश्य का पता लगाना चाहती है, इसलिए वह केवल हमें बंद कर सकती है ताकि तीसरी चाची अपनी सतर्कता कम कर दे और जल्दी से कार्य करे। हम उसे सीधे क्यों नहीं पकड़ लेते, उसे कबूल करने के लिए मजबूर करें। सूमो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, वैसे भी उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। सांगली ने उसकी ओर देखा और असहाय होकर कहा, यदि आप उसकी जगह होते तो क्या आप कबूल करते? सूमो ने अपना सिर हिलाया, कोई स्वीकारोक्ति नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा उसके साथी भी हैं। उसके साथी ने फार्मेसी मालिक की हत्या कर दी। हमें उसके साथी को भी ढूंढना होगा। सिया मियाओ मियाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। ठीक है, सूमो ने अपने हाथ में तिनका लेकर कहा। जियो हान की आवाज अचानक आई, ऐसा मत कहो। वास्तव में यह मत कहो। ये प्राचीन जेल की कोठरियां काफी दिलचस्प हैं। कुछ लोगों ने अपना सिर घुमाया और जियो हान को लकड़ी के दरवाजे की दरार में दबा हुआ देखा। आपने टीवी पर कहा था कि जेल की कोठरियों में लकड़ी में इतनी चौड़ी जगह होती है कि आप स्पष्ट रूप से उसे निचोड़ सकते हैं। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि जियो हान का सिर बाहर निकल गया। आह, तुम सचमुच बाहर निकल सकते हो। तुम सचमुच बाहर निकल सकते हो। यह कैसी टूटी हुई जेल है। जियो हान ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो बाहर निकलने में असमर्थ लग रही थी। यह सही नहीं है। जियो हान ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल सका। उसने कुछ देर तक अपना सिर इधर उधर घुमाया और अंततः हार मान ली। वह अपना सिर वापस बाहर खींचने जा रही थी, लेकिन पाया कि उसका सिर वापस बाहर ही नहीं आ पा रहा था। आह, कोई रास्ता नहीं। मोमो, सिस्टर ली, मियाओ मियाओ, आओ और जल्दी से मेरी मदद करो। मैं बाहर नहीं निकल सकता। हा 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 हा। तीनों ने उसकी ओर देखा और जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। नहीं, क्या तुम लोगों के पास विवेक है? जियो हान ने जवाब दिया। तीनों अभी भी हंस रहे थे और रुक नहीं रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब वे अंततः खूब हंसे, तो सूमो आगे बढ़ी, तुम मरने का नाटक क्या कर रहे हो? तुम्हें वहां से क्यों निकलना पड़ा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन जानता था कि मैं वहां से निकल सकता हूँ लेकिन दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। सूमो ने अपना फोन निकाला और उसकी कुछ तस्वीरें ली। हा हा हा, मैं तुम्हारा काला इतिहास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सूमो, बस तुम रुको। जियो हान चिल्लाया। मोमो, सिस्टरली, चलो जल्दी करें और उसे बाहर निकालने का कोई तरीका सोचें। सिया मियाओ मियाओ ने कहा। सूमो ने अपना फोन रख दिया। उन तीनों ने आधे दिन तक एक साथ इस पर काम किया। उसके कान भींचे, उसका सिर घुमाया, उसके कंधों को धक्का दिया और बिना सफलता के आधे दिन तक इसके साथ खिलवाड़ किया। जियो हान के कान लाल हो गए थे। आह, नहीं, यह काम नहीं करेगा। वे तीनों थककर जमीन पर बैठ गए। नहीं, तुम लोग थके हुए क्यों हो? मैंने अभी तक चिल्लाकर नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। जल्दी करो और कोई रास्ता सोचो। सांगली ने अपना हाथ लहराया। जियो हान, वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। हमें इस लकड़ी को काटने के लिए एक आरी की जरूरत है। चलो आज रात तक इंतजार करें। बाई युनहान आज रात हमें गुप्त रूप से लेने के लिए किसी को भेजेगी। क्या आज रात? मेरी गर्दन में ऐंठन होने वाली है। क्या आपने नहीं कहा कि प्राचीन जेल की कोठरियां काफी दिलचस्प थीं? सूमो ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अहह, जियो हान चिल्लाया, मुझे स्थानांतरण से नफरत है। सिया मियाओ मियाओ ने आगे बढ़ते हुए कहा, जियो हान, या मुझे आपकी गर्दन की मालिश करने दीजिए। वू मियाओ मियाओ, तुम अब भी सर्वश्रेष्ठ हो। वे दोनों सिर्फ प्लास्टिक बहनें हैं। उस रात ये और फैंग किंग उन्हें लेने आए। फैंग क्विंग का पैर चलने लायक ठीक हो गया था, बस थोड़ा लंगड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सिस्टर सू, आप लोग ठीक हैं, है ना? यी ने पूछा। हम ठीक हैं, लेकिन जियो हान बड़ी मुसीबत में है। सूमो ने अपने बगल में जियो हान की ओर इशारा किया। ये और फैंग क्विंग ने देखा और देखा कि जियो हान का सिर जेल की कोठरी से बाहर निकला हुआ था और उसका शरीर अभी भी अंदर था। उसके चेहरे पर एक बेजान अभिव्यक्ति थी। फैंग क्विंग तुरंत आगे बढ़े,
मिस जियो, आप क्या कर रही हैं? जियो हान ने उसकी ओर देखा और कमजोर होकर कहा, यह कैसा दिखता है? मेरे दिमाग में पाद आ गया था। आप लोगों को इस खंभे को काटने के लिए कुल्हाड़ी लाने के लिए जल्दी से किसी को ढूंढना होगा ताकि वह बाहर निकल सके। सुमो ने कहा, ओह, मैं तुरंत एक जेल प्रेरी को ढूंढने जाऊंगा। ये तुरंत बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद ये जेल प्रहरियों के साथ वापस आया। जैसे ही गार्डों ने जियो हान को देखा, वे सभी गंभीर भावों के साथ अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप हंसना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और हंसें, क्या इसे रोककर रखना असुविधाजनक नहीं है? जियो हान गुस्से से चिल्लाया। हा 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 हा। पुरुष बिना रोक टोक के हंसे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ बड़े भाइयों, तुम बहुत हंस चुके हो, जल्दी करो और उसे बाहर निकालो। सुमो ने कहा, खांसी खांसी, हमें इस खंभे को काटना होगा, इसलिए यह जेल कोठरी अब किसी को नहीं रख सकेगी। हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी। जेल प्रेरी ने कहा, चिंता मत करो, हम इसके लिए भुगतान करेंगे। फैंग क्विंग ने अपने कपड़ों से चांदी के टुकड़ों का एक बैग निकाला और जेल गार्ड को सौंप दिया। जेल प्रेरी ने चांदी ले ली और हंसा, बाई परिवार के लोग बहुत उदार हैं। खंभे को काट दिया गया और जियो हान का सिर अंततः बाहर निकाला गया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और लगभग एक मांसपेशी खींच ली। उनमें से कुछ लोग जेल की कोठरी के पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। ये और फैंग किंग चारों लड़कियों को एक एकांत आंगन में ले गए। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बाई युनहान भी वहां थी। क्या तुम लड़कियां ठीक हो? बाई युनहान तुरंत आई और पूछा। हम ठीक हैं। सांगली ने अपने होंठ उस पर टिका दिए। मैंने तुम लड़कियों को असुविधा पहुंचाई है। युवा मास्टर बाई, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी चाची निश्चित रूप से किसी को यह पूछने के लिए भेजेगी कि क्या हमें वास्तव में जेल में बंद कर दिया गया है। हमारे वास्तव में बंद होने के बाद ही वह इस पर विश्वास करेगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तीसरी चाची ने ही मेरे पिता की हत्या की है? बाई युनहान ने पूछा। मियाओ मियाओ, यंग मास्टर बाई को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ। सिया मियाओ मियाओ ने अपना फोन निकाला और आज रिकॉर्ड किया गया वीडियो खोला और बाई युनहान को सौंप दिया। यह है। बाई युनहान अपने हाथ में वस्तु देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बुरा मत मानना, यह क्या है? वैसे भी आज बाई निवास पर यही हुआ है। तीसरी चाची मार्शल आर्ट जानती हैं। हथियार उनके हाथ की अंगूठी है। आज की इस योजना पर कल रात बाई युनहान और मैडम बाई के साथ चर्चा की गई। उन्होंने जानबूझकर थर्ड आंटी के सामने यह नाटक रचाया। अब वह सोचती है कि हमें हत्या के संदिग्ध के रूप में जेल में बंद कर दिया गया है। वह निश्चित रूप से अपनी सतर्कता में ढील देगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। युवा मास्टर बाई को उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। लेकिन वह मार्शल आर्ट जानती है और उसने मेरे पिता को भी मार डाला। हम शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सुमो ने यह सुना और कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं। उसकी मार्शल आर्ट कौशल बहुत औसत दर्जे की है। यहाँ तक फैंग किंग भी उसे हरा सकती थी। वह मास्टर बाई को मारने में सक्षम थी क्योंकि मास्टर बाई को जहर दिया गया था। अन्यथा वह मास्टर बाई को बिल्कुल भी नहीं मार सकती थी। बाई युनहान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, तो वह 2 साल पहले एक उद्देश्य के साथ बाई के घर में दाखिल हुई थी। क्या यह कोई दुश्मन हो सकता है? या किसी दुश्मन की बेटी? सांगली ने पूछा। बाई युनहान ने विचार किया और अचानक कुछ याद करते हुए आह भरी, यह बोलते हुए, मुझे अचानक याद आया कि मेरे पिता का एक दुश्मन था। बात सिर्फ इतनी है कि उस परिवार की कोई बेटी नहीं थी। क्या आप हमें बता सकते हैं? सांगली ने अस्थायी रूप से पूछा। बाई युनहान ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, देर हो गई है, आप महिलाओं को जल्दी आराम करना चाहिए। यह यार्ड वह जगह है जहां मैं आमतौर पर पढ़ती हूँ। यह अपेक्षाकृत छिपा हुआ है और अब कोई भी आपको यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। सांगली को पता था कि वह आगे नहीं बोलना चाहता, इसलिए उसने और नहीं पूछा। ठीक है, युवा मास्टर बाई को आने के लिए धन्यवाद। कृपया धीरे धीरे चलें। सांगली ने उसे दरवाजे पर विदा करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो।
युवा मास्टर बाई सांगली ने उसे बुलाया। वह झुकी और बाई युनहान के कान में धीरे से बोली, अनदेखी से सावधान रहें। सांगली की गर्म सांसें बाई युनहान के कान पर फूटी, जिससे उसके कान की जड़ें थोड़ी गर्म हो गईं। उसने सांगली की ओर देखा और अंत में उत्तर दिया, ठीक है। बाई युनहान के जाने के बाद सूमो ने अचानक पूछा, ओह ठीक है, मियाओ मियाओ, आपके और सिस्टरली के फोन में कितनी बैटरी बची है? हम कई दिनों से यहाँ हैं और मैंने देखा है कि मेरे फोन की बैटरी ज्यादा कम नहीं हुई है। मुझे यह भी पता चला कि मेरे फोन की बैटरी भी कम नहीं हुई है। यह अभी भी वैसी ही है जैसी तब थी जब हम संग्रहालय में थे। सिया मियाओ मियाओ ने कहा, क्या यह हमारा धोखा हो सकता है? सूमो ने आश्चर्य से कहा, हाँ, यह कैसा धोखा है? जियो हान ने कहा, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा फोन कहाँ है। सांगली ने दरवाजा बंद किया और उनकी ओर देखा, हालांकि हम यहाँ कई दिनों से हैं, शायद यह हमारी दुनिया में केवल कुछ मिनट या कुछ सेकंड ही रहे हैं, इसलिए फोन की बैटरियां ऐसे ही बनी हुई हैं। सूमो प्रशंसा में आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी, वाह सिस्टर ली, आप बहुत चतुर है। चैप्टर 30, तुम सचमुच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रात अंधेरी थी। बाई परिवार की जागीर के पीछे बूढ़ी मास्टर बाई की कब्र के सामने वू यंग चुपचाप खड़ा था। उसके चारों ओर मौत का आभामंडल था। रात की हवा उसके बालों से होकर गुजर रही थी, जैसे कि वह अंधेरे में नृत्य कर रहा हो। वू यंग, पीछे से एक महिला की आवाज आई। वू यंग की पलकें झपकी, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा। महिला ने ठंडी हंसी दी। यह क्या है? अब जब बाई जेन मर गई है, तो क्या आप अभी भी शोक मना रहे हैं? तुमने उसे क्यों मारा? वू यंग ने धीमी आवाज में पूछा। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? वू यंग ने काले कपड़े पहने तीसरी चाची की ओर देखा। अपने काम से काम रखो। क्या तुम्हें खजाने का नक्शा मिला? तीसरी चाची एक क्षण के लिए झिझकी। अभी नहीं, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि बाई जेन ने खजाने का नक्शा कहाँ छुपाया था। बहुत जल्द यह मेरे हाथ में होगा। आप 2 साल से बाई परिवार के साथ हैं, लगभग अपनी पहचान उजागर कर रहे हैं, और अभी तक खजाने का नक्शा नहीं मिला है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेता ने मुझे यहाँ भेजा है। पता चला कि आप बेकार हैं। हम्फ, यदि वे 4 उपद्रवी लड़कियां न होती, तो मेरी पहचान कभी उजागर नहीं होती। सिर्फ कुछ शक्तिहीन युवा महिलाएं, और आप उन्हें अपनी बेकारता के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं। वू यंग की आवाज ठंडी हो गई। शक्तिहीन? सुमो नामक उस लड़की के पास असाधारण मार्शल आर्ट है। मुझे लगता है कि डाक कैबिनेट में केवल आप ही उसे हरा सकते हैं। वू यंग के दिमाग में सुमो की एक छवि कौंध गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा वह देर सवेर हमारी योजनाओं को बर्बाद कर देगी। तीसरी चाची ने रुखाई से कहा, वे सभी अब जेल में बंद हैं। आपकी योजनाओं को कौन बर्बाद करेगा? मुझे इस बारे में एक अजीब सा एहसास हो रहा है। अगर उन्हें कैद कर लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं, तो आपको उन्हें मार देना चाहिए। वू यंग ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और कब्र की सीढ़ियों से नीचे चला गया। उसकी आवाज में ठंडक थी। मुझे आदेश देने का अभिमान मत करो। वू यंग बाई परिवार की जागीर के अतिथि कक्ष में लौट आई। उसने अपने बगल में कसकर बंद दरवाजे पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक क्षणभंगुर उदासी थी। शायद बंद रहना आपके लिए सबसे सुरक्षित चीज है। अचानक उसके पीछे बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वू यंग का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर गया, उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। उसके पीछे से एक परिचित आभा निकली। वू यंग रुका, फिर लापरवाही से अपनी तलवार छोड़ दी। नाजुक उंगलियों ने उसकी आंखों को ढांक लिया। अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ? वू यंग के होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई, हालांकि उसकी आवाज ठंडी रही। मिस सुमो, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको हत्यारा समझ लूंगा और अपनी तलवार से आपको मार डालूंगा? सुमो ने अपने हाथ हटाए और हंसते हुए उसके सामने कूद पड़ी। क्या आप सहन करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगे। सुमो ने उसे आंख मारी।
वू यंग को अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर तेल का दीपक जलाया। सूमो उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। वू यंग ने उसकी ओर देखा। मिस सूमो, इतनी रात को एक आदमी के कमरे में घुसना, क्या आप अश्लील इरादों से नहीं डरती? क्या तुम्हारे मेरे प्रति अभद्र इरादे होंगे? सूमो एक स्टूल पर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं कुछ लौटाने आया हूँ। सूमो ने अपने कपड़ों से एक रुमाल निकाला और वू यंग की ओर बढ़ाया। वू यंग ने रुमाल नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, क्या आपको बाई परिवार द्वारा सरकारी कार्यालय में नहीं ले जाया गया? भागना मेरे लिए आसान था। सूमो हंसे। बाई परिवार को मत बताना कि मैं बाहर हूँ, विशेषकर तीसरी चाची। वू यंग रुका। ठीक है, वू यंग। सूमो ने रुमाल पकड़ा और उसके करीब चली गई। आप मेरे साथ क्यों नहीं चले आते? आप केवल ठीक होने के लिए बाई परिवार के साथ रह रहे हैं, आप मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा और उन काले कपड़ों वाले लोगों को दोबारा आपको ढूंढने नहीं दूंगा। वू यंग ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी निगाहें अंधेरी थीं, मानो सोच में खो गया हो। वो एक हत्यारा था, उसे किसी की परवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। वू यंग की आवाज कर्कश थी। मिस सूमो, हम सिर्फ अजनबी हैं जो संयोग से मिले हैं, हमारे बीच कोई भावना नहीं है। आप। वू यंग के शब्द सूमो के दिल पर छुरा चलाने जैसे थे, बेवजह दर्दनाक। उसने उसकी आंखों में देखा और उसके करीब चली गई। कोई भावना नहीं, कोई अजनबी। हम 2 बार एक साथ जीवन और मृत्यु से बचे, मैंने सोचा था कि आप कम से कम मुझे दोस्त मानेंगे। फिर भी आप कहते हैं कि हमारे बीच कोई भावना नहीं है। वू यंग ने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। उसे इस तरह देखकर सूमो को गुस्सा आ गया। अचानक वह पंजों के बल खड़ी हो गई, उसका चेहरा पकड़ लिया और जोर से उसके होंठ काट लिए। वू यंग की भौहें आपस में जुड़ गईं क्योंकि उसके होंठ से खून रिस रहा था। सूमो ने उसे रिहा कर दिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने रुमाल वापस उसकी ओर फेंक दिया। यह रहा आपका रुमाल वापस। इसके साथ ही सूमो मुड़ी और बिना पीछे देखे कमरे से भाग गई। ऐसा लगा मानो वू यंग का दिल पसीज रहा हो। उसने अपनी छाती पकड़ ली और मेज के सामने झुक गया और अप्रत्याशित रूप से मुंह से खून का घूंट भरते हुए खांसने लगा। इस बीच वेंज मंडप में जियोहान और जिया मियाओ मियाओ के चेहरे कागज की पट्टियों से ढके हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमने यहाँ एक गेमिंग पार्लर खोला तो यह वास्तव में लोकप्रिय होगा? जियोहान ने हंसते हुए कहा। यह बहुत अच्छा विचार है। मियाओ मियाओ 4 कलाओं में कुशल है, ऐसी जगह चलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सांगली ने जोड़ा। अगर हमें जल्द ही वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो एक दुकान खोलना एक अच्छा विचार होगा क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता होगी। सिया मियाओ मियाओ ने कहा। हाहा, राजाओं की एक जोड़ी। जियोहान ने चिल्लाकर कहा। मियाओ मियाओ, हमारे बैग में यह राउंड है। रुको, तुमने मुझ पर बमबारी क्यों की जियोहान? हम एक ही टीम में हैं। सिया मियाओ मियाओ ने इसे लगभग खो दिया। तुम्हारे पास केवल एक ही कार्ड बचा था। सांगली के लिए जीत को दोगुना करना होगा। जैसे ही जियोहान ने कहा, उसने 3 बजाया। आप 3 का अनुसरण कर सकते हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? सिया मियाओ मियाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। मेरे पास 3 बचे थे। उसकी महिला जैसी छवि लगभग टूट गई। क्या तुम्हारे हाथ में 3 बचे थे? जियोहान रोया। सांगली हंसे बिना नहीं रह सका। क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैं फिर से जीतने जा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने एक साथ विलाप किया। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। जियोहान ने अपने कार्ड नीचे रखे और उसे तुरंत खोल दिया। सूमो मिर्च का कटोरा लेकर बाहर खड़ी थी, उसके चेहरे पर व्यथित भाव थे। वाह मोमो, तुमने मुझे डरा दिया। जियोहान ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? तुम बहुत जोश में चले गए, अब तुम अधमरे लग रहे हो। सिया मियाओ मियाओ और सांगली भी दरवाजे पर आए। क्या गलत? बिना कुछ कहे सूमो ऐसे घबराई हुई सी अंदर चली गई। उसने मिर्चें मेज पर रख दी और कोने में एक बिस्तर पर गिर गई।
तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। जियो हान और जिया मियाओ मियाओ ने जल्दी से अपने चेहरे से कागज छील दिया। ऐसा लगता है कि सांगली ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। वो आगे बढ़ी और सूमो के पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़कर। मोमो, परेशान मत हो। किसी आदमी के लिए रोना तुम्हारे जैसा नहीं है। वाह, सूमो ने सिसकते हुए खुद को सांगली के कंधे पर फेंक दिया। मैं भी परेशान नहीं होना चाहता, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखता है। मुझमें क्या खराबी है कि वो मुझे पसंद नहीं करता? वहाँ, यह तुम नहीं हो, यह उसका खराब स्वाद है। सही है, जाहिर तौर पर उसका स्वाद खराब है। जियो हान ने आवाज लगाई। मोमो, पुरुष केवल आपकी लड़ाई को धीमा करते हैं। चिंता मत करो मोमो, वहाँ बहुत सारे सुंदर लोग हैं। उसने अपना चेहरा दिखाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बदसूरत है ना? आप निश्चित रूप से एक बदसूरत संकी को पसंद नहीं करेंगे, है ना? सिया मियाओ मियाओ ने सांत्वना दी। सूमो ने अपने आंसू पोंछे और सिसकियां भरी। मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। वो कोने में बिस्तर पर दुबकी हुई थी। वो ऐसी इंसान नहीं थी जिसे रोना पसंद हो। यह शायद पहली बार था जब उसने किसी पुरुष से सच्चा प्यार किया था, और जब उसे अस्वीकार कर दिया गया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। अन्य तीन लोगों ने सूमो के छायाचित्र की ओर देखा और एक दूसरे पर नजरें डालीं। भूल जाओ, उसे आराम करने दो। हम बगल वाले कमरे में जाकर बात करेंगे, सांग लैन ने कहा। ठीक है। वे तीनों उठे और बगल वाले कमरे में चले गए। क्या मोमो के मन में वास्तव में वो यंग के लिए भावनाएं हैं? जियो हान पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा ही लगता है। तुमने देखा कि वह कैसी थी? वह पहले कभी किसी पुरुष के कारण इतनी दुखी नहीं हुई थी, है ना? सिया मियाओ मियाओ ने आह भरी। सिस्टर लेन, आपने मोमो को वू यंग को खोजने जाने से नहीं रोका। क्या आपको डर नहीं है कि वू यंग तीसरी चाची को बता देगी? मैं यह भी देखना चाहता था कि वू यंग तीसरी चाची के साथ खड़ा है या मोमो के साथ। अगर वो वास्तव में तीसरी चाची के साथ खड़ा है, तो मोमो के लिए उसका असली रंग देखना अच्छा होगा। क्या होगा अगर वू यंग वास्तव में तीसरी चाची के साथ खड़ी हो? क्या वह हमें मार नहीं डालेगी? सिया मियाओ मियाओ ने चिंतित होकर कहा। सांग लैन झिझकी। अगर हम उनकी योजनाओं में बाधा डालते हैं, तो यह वास्तव में संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। हम चारों में से केवल मोमो ही मार्शल आर्ट जानता है। हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं हरा सकते। नहीं, कल से मैं मोमो से मुझे मार्शल आर्ट सिखाने जा रहा हूँ, जियो हान ने कहा। उनमें से कुछ बहुत चिंतित थे और देर से सोने गए। आधी रात को दरवाजे की दरार में खंजर घुसा दिया गया। थोड़ी देर तक इधर उधर करने के बाद दरवाजे की कुंडी गिर गई और दरवाजा चुपचाप धक्का देकर खोल दिया गया। काले कपड़े पहने तीन लोग, हाथ में चाकू लिए हुए, चुपचाप बिस्तरों की ओर चले गए। बिस्तर पर दो छोटी छोटी गठरियां देखकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जमकर चाकुओं से हमला कर दिया। कई बार बेतहाशा प्रहार करने के बाद उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक आगे बढ़ा और रजाई उठाई, लेकिन पता चला कि अंदर कोई नहीं था।